नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो स्टैंडर्ड 11th NCERT हिस्ट्री में है। इसके अंतर्गत हम लोग आज चाइना के विषय में पढ़ेंगे। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ किस तरह से आधुनिकीकरण की बात हुई, इसके विषय में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख करके जो लोग पढ़ाई लिखाई के बाद कॉम्पिटिटिव परीक्षा पास करना चाहते हैं, उनको हिस्ट्री से अच्छे प्रश्नों का सामना करना होता है। तो इसके लिए स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। तो जिसके अंतर्गत स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है और 11th का ये अंतिम चैप्टर चल रहा है। इसके बाद मैं स्टैंडर्ड 12 भी अपलोड कर दूंगा। और मेरे दोस्तों, मेरा उद्देश्य यह है कि मेरा विश्वास है कि अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ जाएंगे तो परीक्षा में आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये चैनल है, जहाँ स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एक ही चैनल पे NCERT हिस्ट्री की बुक को पढ़ाने का प्रयास है, लाइन बाय लाइन। इसलिए कि मेरा यह मानना है कि बहुत लच्छेदार भाषण देने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तभी होती है जब आप लाइन बाय लाइन किताब की लिखी हुई हर बात में, किताब में लिखी हुई हर लाइन को आप पढ़ेंगे, तभी आप उसमें जो तथ्य है उसको दिमाग में बैठा पाएंगे और तभी जाकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होंगे। सो दैट इज़ माय एम। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ से चाइना, अर्थात ये हमारा पड़ोसी देश के विषय में पढ़ाई इसमें होने वाली है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, सॉवरेनिटी की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत और समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। चीनी बहसों में 3 समूहों के नज़रिए झलकते हैं: कांग योवेल या लियांग कीचाऊ। जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक विचारों को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की, दूसरे गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष सन यात सेन जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे, तीसरे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगों युगों की असमानताओं को ख़त्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जा सकती है, जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाया। इसका तात्कालिक असर तो सीमित था, पर इसने उन चीज़ों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी, जब ब्रिटेन ने अफीम के फ़ायदेमंद व्यापार को, अफीम क्या है? नशीला पदार्थ है, तो इसका व्यापार होता था। तो जब ब्रिटेन ने अफीम के फ़ायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, इसी के चलते पहला अफीम युद्ध 1839 से 1942 हुआ। इसने सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमज़ोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांगों को मजबूती दी। ठीक है, ओपियम वार के नाम से ये प्रसिद्ध है, अफीम का युद्ध जो हुआ था चाइना में, चीन में, अफीम का व्यापार। अब ये कांग यूवेई और लियांग कीचाऊ जैसे क्विंग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाईं। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का भी गठन किया। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की ज़रूरत भी महसूस की। उपनिवेश बनाए गए
देशों के नकारात्मक उदाहरणों ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था। यहाँ तक कि 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाने लगा। बोलानवू का मतलब था हमें पोलैंड करने के लिए। भारत का उदाहरण भी सामने था। विचारक लियांग कीचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। जब तक एक राष्ट्र के रूप में जागरूक नहीं होगा तब तक पश्चिम का विरोध करना मुश्किल था। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका नाम। वे ब्रिटानिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रूर होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। उनके तर्कों ने आम आदमी को खासा आकर्षित किया, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। इन सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस किया कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में प्रमुख विचारधारा रही है। यह विचारधारा कन्फ्यूशियस 551 से 479 ईसा पूर्व और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित की गई। इसका दायरा अच्छे व्यवहार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांतों का था। इसने चीनियों के जीवन के प्रति रवैये को प्रभावित किया, सामाजिक मानक दिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लाइफ, और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। कन्फ्यूशियसवाद ने चीन में एक दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। लोगों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आएं। 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए। वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। चूँकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुवाद लिए। यह एक तरह से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। 1905 में रूसी जापानी युद्ध, एक ऐसा युद्ध जो चीन की ज़मीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था, के बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। परीक्षा प्रणाली जो सदियों पुरानी थी उसे समाप्त कर दी गई, जो प्रत्याशियों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। परीक्षा प्रणाली जो चीन में थी उसकी जरा बात करते हैं। अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख, ज़्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था। इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित प्रपत्र में पाकुवेन शास्त्रीय चीनी में लिखना होता था। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1-2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो पाते थे और वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय शेंग हुआन जिसको कहते थे डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे, इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यह इम्तहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था, क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी,
चूँकि यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिकता नज़र नहीं आती थी, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। गणतंत्र की स्थापना 1911 में मांचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन 1866 से 1925 के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। वे निर्विवाद रूप से आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। तो आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए कौन? तो सन यात सेन। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका परिचय लोकतंत्र और ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वे चीन के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिनचुई के नाम से मशहूर है। ये 3 सिद्धांत हैं: राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना, गणतंत्र या गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और समाजवाद जो पूंजी का नियमन करे और भूस्वामित्व में बराबरी लाए। सामाजिक और राजनीतिक हालात डामाडोल बने रहे। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्धोत्तर शांति सम्मेलन के निर्णय के विरोध में एक धुआंधार प्रदर्शन हुआ। हालांकि चीन ब्रिटानिया के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथियार लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले थे। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। इसने एक पूरी पीढ़ी को परंपरा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों की अधीनस्थता के खात्मे, शादी में बराबरी और गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद देश में उथल पुथल का एक दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुल्क को एकताबद्ध करने और स्थिरता लाने के लिए संघर्षरत 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। सन यात सेन के विचार कुओमिंतांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक 1887 से 1975 कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए वारलॉर्ड्स को, स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी, अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेक्युलर और विवेकपूर्ण इहलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही राष्ट्र का सैन्यकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एकताबद्ध व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। सतीत्व मतलब कैरेक्टर की बात की, रूप रंग, वाणी, काम और उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहाँ तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी प्रस्तावित की। कुओमिंतांग का सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्रों में था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और इनकी संख्या 5 लाख थी, लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण जैसे आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य शहरी शियाओ शिमिन, नगण्य शहरी जिनकी संख्या कम थी वे शहरी थे, शियाओ शिमिन कहते थे उनको, व्यापारी और दुकानदार होते थे। ये लोग प्रायः व्यापारी और दुकानदार ही थे। शहरी मजदूरों, खास तौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था।
काम करने के घंटे बहुत लंबे थे और काम करने की परिस्थितियां बहुत खराब। जैसे जैसे व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों को लेकर सरोकार बढ़ते गए। सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में स्कूल और विश्वविद्यालयों के फैलने के से मदद मिली। पेकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो कि इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। शाओ तोआफेन द्वारा संपादित लोकप्रिय लाइफ वीकली इस नई विचारधारा की प्रतिनिधि थी। इसने अपने पाठकों को नए विचारों से साथ ही गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। इसका वितरण 1926 में केवल 2000 प्रतियों से बढ़कर 1933 में 2 लाख हो गया। देश को एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुओमिंतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन यात्सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना था। पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी, ये महत्वपूर्ण विचार थे उनके। सन यात्सेन के कभी अमल में नहीं आया, लेकिन उनके विचार थे, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। इसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। ये आपको टाइमलाइन दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इनको आप खुद भी देख ले सकते हैं। 1603 में जैसे जापान में तोकुगावा लियासु द्वारा ईडो शोगुनेट की स्थापना की गई। चीन में 1644 से 1911 तक छिंग राजवंश था। अफीम युद्ध का ये है 1839 से 60। चाइना में हुआ 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। इस तरह से महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आप इन्हें पढ़ लेंगे, ये याद करना ज़रूरी होता है। इससे आपको ये टाइमलाइन है जो आपको घटनाओं को समझने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये दिमाग में होना चाहिए, इसको याद करने की ज़रूरत है, तभी विद्यार्थी का मतलब हुआ। तो ये अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग कि ये चीनी साम्यवाद दल का उदय। चीनी साम्यवादी दल का उदय 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमज़ोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ीं। इससे आम आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में 2 संकट थे। एक पर्यावरण संबंधी, जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल थे। दूसरा सामाजिक आर्थिक, जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर ज़बरदस्त प्रभाव डाला, लेकिन लेनिन और ट्रोट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिसमें विश्व स्तरीय सरकार बनाई गई जो शोषण को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्ग के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया
और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से तुंग ने जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ त्से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद का गठन किया जिसे सोवियत कहा गया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई और तलाक को आसान बनाया। कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्होंने लॉन्ग मार्च 1934 से 35 पर जाना पड़ा उनको, जो कि शांगसी तक 6000 मील का मुश्किल सफ़र था। नए अड्डे येनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को ख़त्म करने, भूमि सुधार लागू करने और विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स, जहां लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू किए गए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे, जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। माओ जो थे, माओ त्से तुंग, वो पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीज़ें प्रिय होंगी। समाजवादी व्यक्ति का मतलब क्या है? माओ त्से तुंग के हिसाब से वो ये है कि पितृभूमि, जनता, काम, विज्ञान और जनसंपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गईं। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट्स फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य थे, लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953 से 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लियू शाओची और तंग शियाओपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई
स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव, फिलॉसफी में भी कंट्रास्ट होते हैं, दर्शनों में भी टकराव होते हैं, सो यहाँ हम लोग देखेंगे। तो ये क्या हुआ कि दर्शनों का टकराव घटना है 1965 से 78 की। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादी, माओवाद क्या थे, समाजवादी व्यक्ति बनाना चाहते थे, तो उसके वो रचनाकार कहे गए। माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। कुछ लोग उनके आलोचक थे जो उसका अल्टरनेट चाहते थे। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्व सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स मुख्यतः छात्रों और सेना का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता से ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी ने तर्क संगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमज़ोर हो गई और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध में प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 से शुरू होने वाले सुधार, सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग शियाओफिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा और साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। इन टॉपिक्स पर जोर देना। पार्टी से सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त थी। मतलब पार्टी से सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ऑर्डर को, नेता के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, इतना ही वहाँ बहस का मतलब था। इस नए आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों का रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ही ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 70वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन पर क्रूरतापूर्वक दबाया गया। उनके प्रदर्शन को छात्र लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे, डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, जिसको कम्युनिस्ट सरकार ने बुरी तरह दबाया। दुनिया भर में इसकी कड़ी भर्त्सना हुई, आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद, और यह तर्क कि पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है। ताइवान का किस्सा। अब हम लोग ताइवान जो एक देश है, इसकी कहानी को पढ़ेंगे। यह भी एक बहुत ही रोमांचकारी अध्ययन है। ताइवान क्या है? ताइवान एक देश है। क्या चीनी साम्यवाद ने इसके साथ किया? अब ये कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चीनी साम्यवाद दल द्वारा पराजित होने के बाद
चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कलाकृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894 से 95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। तब से वह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। ताइवान कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली और सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई, लेकिन अहम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का भी अंतराल लगातार घटता गया है। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा है। यह 1975 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ और 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया तथा विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही हैं। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं, ताइवानी व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है और आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। तो ये कोरिया की कहानी मेरे दोस्तों, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।